हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के 2021 के दूसरे पाली में पूछे गए सारे प्रश्न। साइंस के सारे प्रश्न करेंगे और ये प्रश्न बीपीएससी के टीचर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीचर एग्ज़ाम का जो सिलेबस है दोस्तों, वो 10 तक के सिलेबस से ही मिलता जुलता है। तो हम लोग इससे दोनों क्लास हो जाएगी, 10 क्लास की भी क्लास हो जाएगी और टीचर वैकेंसी भी यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। तो स्वागत है दोस्तों संपूर्ण अभ्यास में, संपूर्ण अभ्यास के अगले वीडियो में। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को और प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह है धातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, बात समझिएगा। अधातु जैसे कि हमारा है, अधातु हो गया, अधातु में हमारा हो गया कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। तो ये सब अधातु है, ठीक है दोस्तों। और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं जैसे SO2 हो गया, SO3 हो गया, तो अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय गुण के। कैसे होते हैं? अम्लीय गुण के, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय गुण के। और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अगर धातु का पूछा जाए तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय गुण के दोस्तों, क्षारीय गुण के, ठीक है। कैसे होते हैं? क्षारीय गुण के। और इसमें और भी चीज़ें पूछी जा सकती है, जैसे कि एक मिनट, हाँ, अगर पूछा जाए अधातु 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 के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड या फिर अधातु या अधातु के ऑक्साइड का जलीय घोल, ये तीनों चीज़ पूछा जाए तो हम लोग, अधातु है तो अधातु से संबंधित क्या होगा? अधातु से संबंधित हो जाएगा हमारा अम्ल। और धातु से संबंधित क्या हो जाएगा? धातु से संबंधित हो जाएगा हमारा क्षार, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, धातु से संबंधित क्षार हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर वो होगा अम्लीय, यानी बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन है। कार्बन क्या है? ऑप्शन है पहला धातु, दूसरा ऑप्शन है अधातु, तीसरा ऑप्शन है उपधातु और चौथा ऑप्शन है मिश्र धातु। तो सबसे पहले कार्बन जो है, कार्बन के बाहरी कक्षा में दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन से अगर कम इलेक्ट्रॉन होता है तो वो धातु कैटेगरी में रहते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा जो होता है वो उपधातु कैटेगरी में होते हैं। लेकिन बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये कार्बन जो होता है हमारा, मुख्य रूप से कार्बन जो है हमारा, वो अधातु कैटेगरी में आता है, याद रखेंगे। कार्बन किसी कैटेगरी में आता है? कार्बन अधातु कैटेगरी में आता है, ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। अब अगला आते हैं, जितने भी गैसें हैं दोस्तों, जितने भी गैसें हैं जिसका भी ऑक्साइड का गैस बन सकता है, वो सब के सब अधातु में आते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस के रूप में आ जाता है, ये हमारा अधातु है, ध्यान रखेंगे इसको। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है दोस्तों? कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले तो कार्बन की चक्रीय श्रृंखला होगी, ठीक है, चक्रीय श्रृंखला। और एक 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 बीच करके डबल बंधन होंगे, या डबल बंधन होंगे एक एक बीच करके, या फिर लोन पेयर होगा, या फिर माइनस का होगा चार्ज, या फिर प्लस का चार्ज, एक एक छोड़ के, एक एक बॉन्ड छोड़ करके। तो 10th के लेवल में जो हम लोग को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ना है वो है केवल बेंजीन, केवल बेंजीन। लेकिन बेंजीन के अलावा और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन हम लोग को केवल बेंजीन के बारे में जानना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? पहला ऑप्शन है CH4, दूसरा ऑप्शन है C2H2, तीसरा ऑप्शन है C2H4 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर होगा हमारा? तो बातें करी जा रही है दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होंगे? हाइड्रोजन की संख्या जितना होना चाहिए उतना वास्तव वाला होगा ये हमारा, यानी जैसे जो मैक्सिमम हाइड्रोजन संख्या, कार्बन पे मैक्सिमम हाइड्रोजन संख्या कितने दे सकते हैं हम लोग? 4 दे सकते हैं। तो CH4 वाला हमारा कंडीशन हो जाएगा एक, ठीक है। लेकिन 2 कार्बन पे हम लोग मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन लगा सकते हैं? 2 कार्बन पे हम लोग 6 हाइड्रोजन लगा सकते हैं। तो ये हमारा असंतृप्त है। लेकिन इसी में संतृप्त मतलब होता है कम कर देना, संतृप्त का मतलब कम करना। अगर हम संतृप्त करेंगे यानी कार्बन कार्बन को कम हाइड्रोजन देंगे तो यहाँ पर डबल बंधन देना पड़ेगा। अब हमारा क्या होगा? कार्बन हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 6 थी और यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या कितना हो गई? 4। तो हाइड्रोजन की संख्या हमने कम कर दी। तो कम करने के बाद क्या हो गया? ये हो गया हमारा संतृप्त हो गया, ठीक है, छोटा हो गया। तो संतृप्त में कौन होगा? जिसमें हाइड्रोजन संख्या कम हो। असंतृप्त कौन होगा? जिसमें हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा हो, प्रति कार्बन, एक कार्बन के हिसाब से हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा हो। तो हमारा हो जाएगा
असंतृप्त। ठीक है, इसके लिए एक सामान्य फार्मूला भी आता है दोस्तों, सामान्य फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। असंतृप्त का सामान्य फार्मूला आता है CnH2n+2। और संतृप्त जो इसका अगला पार्ट है संतृप्त, इसका फार्मूला 2 या तो Cn2n होगा या फिर CnH2n-2 होगा। यानी एल्केन वाला जो भी चीज़ है वो असंतृप्त, और एल्कीन और एल्काइन वाला जो भी चीज़ है वो संतृप्त में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें वो होगा फर्स्ट नंबर ए, मीथेन, जो एल्केन समूह का है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपधातु है? निम्न में से कौन उपधातु है? इसमें दोस्तों जो ऑप्शन है पहला वो है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है हीलियम, तीसरा है चांदी और चौथा है हाइड्रोजन। तो इसमें हमारा उपधातु कौन सा है? इसमें दोस्तों एक ऑप्शन गलत दिया हुआ है इसमें, कि उपधातु के हिसाब से अगर देखा जाए, एक मिनट दोस्तों रुक जाइएगा थोड़ा। हाँ, इसमें देखेंगे हम लोग कि इसमें जो उपधातु है यहाँ पे हीलियम ना होके सिलिकॉन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? सिलिकॉन होना चाहिए था। हमारा सिलिकॉन हो गया उपधातु, और जर्मेनियम हो गया हमारा उपधातु, जर्मेनियम। ठीक है, ये सब उपधातु है। हीलियम कार्बन हमारा अधातु है, हीलियम उत्कृष्ट गैस है, हाइड्रोजन अधातु में आता है, गैस है ये हमारा, और ये चांदी हमारा धातु होता है। उपधातु में सिलिकॉन या जर्मेनियम ऑप्शन है, इसमें चारों ऑप्शन गलत होंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारा इसमें आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा उपधातु है? निम्न में से कौन सा उपधातु है? अगला ऑप्शन है कॉपर, निकेल, एंटीमनी और लोहा। कॉपर, निकेल, एंटीमनी और लोहा, ये चारों में से है जो हमारा एंटीमनी है ये हमारा उपधातु कैटेगरी में आता है। चारों में से कौन सा? एंटीमनी जो है हमारा वो उपधातु कैटेगरी में आता है। देखिए कुछ उपधातु के मैं नाम लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कौन कौन उपधातु होते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो हमारा बोरोन, ये उपधातु है। फिर है सिलिकॉन, फिर है जर्मेनियम, फिर है आर्सेनिक, ठीक है, फिर पोलेनियम। हाँ, ये कम से कम आपको 5 नाम याद रखने हैं उपधातु में। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पौधों में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन किधर से होता है, कहाँ से होता है? जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से कोई नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हमारा जो आंसर होगा इसमें पौधों में श्वसन होता है पत्तियों के माध्यम से। किसके माध्यम से? पत्तियों के माध्यम से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में स्वपोषी कौन है? कौन है स्वपोषी? स्वपोषी मतलब जो खुद से खाना बनाता हो। क्या करता हो? खुद से खाना बनाता हो। ठीक है, खुद से खाना बनाता हो। स्वपोषी मतलब खुद से खाना बनाता हो। तो इसमें कौन है स्वपोषी? तो स्वपोषी में हरे पेड़ पौधे आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है और अपना खाना बनाती है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, हरे पेड़ पौधे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता? पक्षी, मक्खी, मनुष्य, इनमें से कोई नहीं। तो हीमोग्लोबिन होने से होता क्या है आखिर? तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? रक्त में पाया जाता है, और इसी के कारण जो रक्त होता है हमारा वो क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, तो आप ये चेक करिए कि ये जो ऑप्शन दे रखा हुआ है इसमें किसका खून लाल नहीं होता है? तो मनुष्य का खून तो लाल होता है दोस्तों। ठीक है, पक्षी का भी खून लाल होता है। ये मक्खी हमारा खून पीती है। ये मक्खी कभी मारे होंगे तो उसका खून लाल नहीं निकलता है। ठीक है, सफ़ेद निकलता है ना, यह हल्का पीला पीला टाइप का निकलता है, मतलब इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो मक्खी होगा। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो मक्खी होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन की कमी से होता क्या है? हीमोग्लोबिन सबसे पहले करता क्या है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांध के रखता है। ठीक है, ऑक्सीजन को बांध के रखता है। होता यह है कि जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेते के क्रम में जो ऑक्सीजन जाता है अंदर, वो हीमोग्लोबिन उसको बांध लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे कोशिकाओं तक जाता है और उसको खाना पूर्ति करवाता है। ठीक है, जितना जल्दी काम करेंगे उतना जल्दी उसको ऑक्सीजन चाहिए होगा। अब होता यह है कि हीमोग्लोबिन अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन को नहीं ढो पाएंगे, कम ऑक्सीजन ढो पाएंगे। और अगर कोशिकाओं तक कम ऑक्सीजन जाएगा और हम काम ज़्यादा कर रहे हैं तो कोशिका जो है और ज़्यादा ऑक्सीजन मांगेगी। जब ज़्यादा ऑक्सीजन मांगेगी तो यह क्या करेंगे? जल्दी से ढोना शुरू करेंगे, और जल्दी से ढोना शुरू करेंगे तो हमें क्या आ जाएगी? हाँफ आ जाएगी। हाँफ मतलब हम जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू करेंगे, और इस तरीके के रोग को हम लोग कहते हैं एनीमिया।
इस तरह के रोग को क्या कहते हैं लोग, एनीमिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मधुमेह जो रोग है, मधुमेह रोग जो है वो इसको शुगर कहते हैं। ये डायबिटीज जो है, जो इंसुलिन हार्मोन के कमी के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पीलिया रोग में शरीर पीला पड़ जाता है और डायरिया में पानी की कमी हो जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है? अवशेषी अंग कहने का मतलब है दोस्तों कि जिसका कोई अब इस्तेमाल नहीं है, वो कौन सा अंग है? तो कोलन नहीं होगा, सिकम नहीं होगा, रेक्टम भी नहीं होगा, अपेंडिक्स होगा हमारा आंसर, अपेंडिक्स है ना। ये घास फूस को पचाने में मदद करते थे, लेकिन अब हम लोग उतना ज़्यादा घास फूस नहीं खाते हैं ताकि इसका इस्तेमाल हो सके। ये शरीर में किसी काम का नहीं है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ट्रिप्सिन एंजाइम हमारे शरीर में पाई जाती है। ट्रिप्सिन एंजाइम ये अमाशय में होती है। ये अग्नाशय से निकलती है। अग्नाशय से निकलती है ये। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम। अब ये क्या करता है? पहला ऑप्शन है वसा का पाचन, नहीं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, नहीं। ये दोनों नहीं करते। और ये प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार में क्या क्या होते हैं? आहार में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होते हैं। ठीक है, तो आहार नाल में किसका पाचन होता है? तो आंसर होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट। मुख में हमारा आहार नाल का कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त है हमारा, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन। कौन है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? रक्त में। हीमोग्लोबिन पाया जाता है रक्त में। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त कैसा होता है हमारा? लाल होता है। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको? लाल रक्त कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिकाएं। और लाल रक्त कणिकाओं को इंग्लिश में कहते हैं रेड ब्लड सेल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें ऑक्सीजन का वाहक पाया जाता है, यानी हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। रक्त में शर्करा का स्तर को नियंत्रण करता है। शर्करा यानी शुगर, जिससे डायबिटीज हो जाती है, मधुमेह रोग होता है। शर्करा यानी शुगर यानी चीनी। ठीक है, चीनी की मात्रा नियंत्रण नहीं होने से क्या होता है? चीनी की मात्रा नियंत्रण नहीं होने से डायबिटीज होती है। डायबिटीज यानी मधुमेह रोग। कौन सा रोग? मधुमेह। ठीक है, तो इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है, ऑप्शन दे रखा है पहला, रिलैक्सिन, गलत बात है। एस्ट्रोटेजन, नहीं, ये भी नहीं। प्रोस्टोटेजन, ये भी नहीं। हमारा सही आंसर होगा इंसुलिन। क्या होगा? इंसुलिन। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? लेंस जो होता है दोस्तों, वो पारदर्शक पदार्थ होते हैं, मतलब आर पार देखे जाने वाले वो पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो जल में आर पार देखा जा सकता है। हाँ, देखा जा सकता है जल में आर पार। कांच में तो बिल्कुल सही तरीके से देखा जा सकता है, ये भी लेंस बनाए जा सकते हैं। पित्तल अपारदर्शी होता है। क्या होता है? पित्तल अपारदर्शी, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। अब आर पार नहीं देखा जा सकता है तो लेंस इसका नहीं बना सकते। क्या नहीं कर सकते? इसका लेंस नहीं बना सकते इसका। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के अपवर्तन के लिए सही है? प्रकाश के अपवर्तन के लिए सही है, इसमें तो नंबर दिया हुआ है, मतलब प्रकाश के अपवर्तन का नियम के बारे में पूछ रहा है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए कौन सही है? तो प्रकाश के अपवर्तन 2 नियम होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, परावर्तन के भी 2 नियम और अपवर्तन के भी 2 नियम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के लिए सही है? वापस से वही क्वेश्चन है, आंसर हमारा यही 2 होगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग में बनता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारा कॉर्निया, दूसरा ऑप्शन है रेटिना, तीसरा है पुतली, और चौथा है आइरिस। तो जो हमारा आंख होता है, ये इस तरीके से आंख होता है, और आंख में फोटो बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस भाग को क्या कहेंगे हम लोग? पीछे वाला भाग को क्या कहेंगे? कहाँ पर फोटो बनता है? तो पीछे वाला भाग को हम लोग कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना।
कॉर्निया नहीं होगा, कॉर्निया सबसे आगे वाले भाग को कहते हैं। पुतली उसको ढकने वाले भाग को कहते हैं। आइरिस लेंस के बीचों बीच जो भाग होता है उसको हम लोग, उसके किनारे वाले भाग को हम लोग आइरिस कहते हैं। ठीक है, ये आँख के अंदर की संरचना की बात थी। तो जो फोटो बनता है हमारा वो कहाँ बनता है, वो रेटिना बनता है। आइरिस लेंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है वो साइन आई बटा साइन आर होता है। साइन आई बटा साइन आर यानी बी नंबर ऑप्शन। और इसको हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं इसको? स्नेल का नियम। याद रखेंगे, स्नेल का नियम का फार्मूला भी साइन आई बटा साइन आर ही होता है। साइन आई बटा में साइन आर बराबर अपवर्तनांक, ये होता है स्नेल का नियम। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो गोलीय दर्पण है, ठीक है, देखिए दो तरह के दर्पण होंगे, एक ये अवतल दर्पण और एक ये उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में गोलाई इस प्रकार से है। ठीक है, तो इधर इधर आ रहे हैं हम लोग, गोलाई इधर की ओर है, इधर आ रहे हैं हम लोग, तो इधर में जो भी मान होगा हमारा वो नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी जो फोकस बनेगी वो नेगेटिव होगी। लेकिन अगर हम उत्तल दर्पण की में बात करें, इसमें उत्तल दर्पण में बात करें, इसमें बात करें तो इसमें जो गोलाई होगा वो इधर की ओर होगा, और इधर जब भी हम लोग गोलाई लेंगे तो वो प्लस में, तो फोकस प्लस में होगा। अब फोकस प्लस में है, इसका मतलब है कि ये उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण। और माइनस में है, इसका मतलब है कि अवतल दर्पण है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। क्या बात रखना है कि अगर फोकस प्लस में है तो ये है उत्तल दर्पण, अगर फोकस माइनस में है तो ये है अवतल दर्पण। क्या है? ये अवतल दर्पण। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो आंसर है प्लस 20 सेंटीमीटर, उसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ये होगा अवतल दर्पण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब में, मान लीजिए ये तालाब है, तालाब में जल है, जल की ये ऊंचाई है इस तरीके से इतना, लेकिन जब हम लोग ऊपर से देखते हैं तो ये गहराई कम दिखाई देती है। और गहराई कम दिखने का कारण बस एक ही है, वह है हमारा अपवर्तन। क्या? अपवर्तन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अभी हम लोग जस्ट पीछे देख रहे थे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण, अब इसके फोकस दूरी इधर की ओर होगा, यानी माइनस की ओर होगा। ठीक है, यानी हमारा ऋणात्मक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी त्रिज्या में कौन सा संबंध है? संबंध यानी सूत्र कौन सा है? आर बराबर एफ, आर बराबर 2f, आर बराबर 3f और आर बराबर 1/2। तो मैं बता दूं दोस्तों आपको कि जो त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या वो दो बार फोकस के बराबर होती है। जैसे ये ले लिया अवतल दर्पण, यहाँ त्रिज्या केंद्र होगा और यहाँ देखिए यहाँ पर फोकस होगा, तो केंद्र से दूर तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगा। और एक त्रिज्या में दो फोकस है, एक त्रिज्या में दो फोकस है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा, आर बराबर 2f। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, तीसरा है पलाड, चौथा ऑप्शन है विचरू। ठीक है, तो हमारा जो इसमें आंसर होगा वो होगा पहला, रॉबर्ट ब्राउन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पौधे में भोजन जिस रूप में जमा होता है उसको क्या कहते हैं? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। और ये ग्लूकोज के रूप में जो भोजन जमा होता है वो प्राणी में, मतलब हम लोग में, जंतुओं में जो भोजन जमा होता है वो किसके रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध बुक द मैक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है? मैक्रोग्राफिया, मैक्रो मतलब बड़े बड़े चीज़ों को देखना, और ग्राफिया मतलब देखना होता है, उस पर लिखना होता है। ठीक है, लिखा हुआ चीज़ किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसमें इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा, जिसके द्वारा क्या हुआ था? कोशिका की खोज की गई थी। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। मानव हृदय घिरा होता है, मानव हृदय किससे घिरा होता है? ये मान लीजिए मानव हृदय की फोटो है, सॉरी इस तरीके से मानव हृदय की फोटो है। तो ये एक आवरण से घिरा होता है। ये किससे घिरा होता है? ये एक आवरण से घिरा होता है। इसको हम लोग, इस आवरण को क्या कहते हैं? इस आवरण को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियम। ये आंसर और ये आंसर नहीं होगा।
आंसर होगा हमारा पेरिकार्डियम। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बीजांड की और पराग नलिका के वृद्धि का कारण क्या होता है? कह रहा है कि बीजांड की और पराग नलिका का वृद्धि का कारण क्या है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा केमोट्रापिज्म। केमोट्रापिज्म हो जाएगा इसका आंसर हमारा, क्या हो जाएगा? केमोट्रापिज्म। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? तो श्वेत रक्त कोशिका की जो जीवन अवधि होती है, ऑप्शन दे रखा है, पहला वो है 12 से 20 दिन, दूसरा है 2 से 3 महीना, तीसरा है 20 से 30 दिन और चौथा है 4 महीने से अधिक। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 12 से 20 दिन श्वेत रक्त के लिए। लेकिन यही पूछता लाल रक्त के लिए, तो लाल रक्त के लिए 120 दिन, 100 से 120 दिन। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? पित्त स्रावित होता है दोस्तों यकृत से। और जमा कहाँ होता है? जमा होता है पित्ताशय में। इस तरीके से हमारा यकृत का फोटो दिखाया जाता है बुक में, और यहाँ पर होता है हमारा पित्त। यहाँ पर हमारा क्या होता है? पित्त होता है। ठीक है, वहाँ पे वहाँ जमा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? ध्यान रखेंगे, ब्लू से रेड होना ये किसका प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है एसिड का। और रेड से ब्लू करना ये काम है बेस का। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है? एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी फर्स्ट वाला कंडीशन। तो ये क्या होगा? एसिड होगा। अब एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है, एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 1 to 7 होता है। 1 to 7, 7 से कम होता है। इसमें चेक कर लेंगे 7 से कम कौन है, तो 7 से कम हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 2। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का संरचना देखा जाए तो बेंजीन का संरचना इस तरीके से होता है, डबल बंधन डबल बंधन डबल बंधन। तो इसका सूत्र जो है वो है कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6। क्या है? कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6, यानी सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एथिल अल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या है? एथिल अल्कोहल किसको कहते हैं? तो एथिल अल्कोहल का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5OH। अब इसका आईपीएसी नाम क्या है? तो 2 कार्बन के लिए हम लोग एथ लगाते हैं। ठीक है, अब सिंगल बंधन है तो एथेन लगाते हैं, और OH के लिए ओल लगाते हैं, ओल। तो एथेनॉल बन जाएगा, सॉरी ये नहीं आएगा, एथेनॉल बन जाएगा, यानी हमारा जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? CN और हाइड्रोजन 2N। ये सबसे पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे। ये जो था एल्किन समूह है। क्या है? ये एल्किन समूह है। ठीक है, किसका समान सूत्र है? तो ये एल्किन का समान सूत्र है। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा हुआ कहीं भी, मतलब ये गड़बड़ लिखा हुआ, ये टाइपिंग गड़बड़ है। एल्किन होगा यहाँ पर ऑप्शन हमारा, और ए नंबर हमारा आंसर होगा। अच्छा, इनमें से कोई है ना? इनमें से कोई है तो आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं, यानी डी नंबर आंसर। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? लोहा यानी संकेत Fe, और इसका परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 26। इसके द्रव्यमान के बारे में पूछा जाए तो द्रव्यमान होता है 56। ठीक है, और समझौता के बारे में पूछा जाए, समझौता इसका 2 भी होता है प्लस में, और 3 भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, ज़्यादातर 2 वाला दर्शाता है ये। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य कौन से तत्व होते हैं? तो स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावे कौन से तत्व होते हैं? ऑप्शन है, पहला एल्युमिनियम एवं लेड, दूसरा ऑप्शन है चांदी और निकेल, तीसरा है निकेल और क्रोमियम, और चौथा है मैग्नीज और क्रोमियम। तो सही आंसर जो हमारा इसमें होगा वो होगा निकेल और क्रोमियम। निकेल, क्रोमियम, कार्बन और आयरन। ठीक है, ये सब मिक्स होते हैं स्टेनलेस स्टील में। ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, निकेल और क्रोमियम जो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पित्तल क्या है? पित्तल जो है दोस्तों वो कॉपर और जिंक से बना हुआ चीज़ है। कॉपर और जिंक के मिक्स करने से बनता है, ये मिक्स करने से बनता है, तो इसको मिश्र धातु कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्र धातु, यानी सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है? अम्ल वैसा यौगिक है जिससे H+ मिले, और जिससे OH मिलता है, OH- मिलता है, उसको क्षार कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चारों में हम लोग देख लेंगे कि कौन सा हमारा अम्ल है।
तो हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। देखिए कॉपर का ऑक्साइड है, ये क्षारीय होगा, ये आंसर नहीं होगा। ये भी धातु के ऑक्साइड है, सी नंबर, तो ये भी हमारा नहीं होगा। देखिए ये भी धातु के ही हाइड्रोक्साइड है, तो ये भी हमारा क्षारीय होगा। धातु वाला जितना भी चीज़ है वो क्षार होगा। अब देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारा अधातु है, ये अधातु का कहानी है, तो अधातु का कहानी कैसा होगा, ये अम्लीय होगा। यानी जो हमारा आंसर होगा, वो होगा बी, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं इसको, क्या नाम है इसका, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको हम लोग बैटरी अम्ल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बैटरी अम्ल, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग बैटरी बनाने में या बैटरियों में करते हैं, इसको बैटरी अम्ल भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, अवतल लेंस का आवर्धन, आवर्धन दोस्तों क्या होता है, आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, और इसको हल करने के बाद जो आंसर आता है हमारा वो बता भी बटा यू, क्या आता है, भी बटा यू। लेकिन आवर्धन यही लेंस की जगह पे दर्पण होता तो जो हमारा आंसर होता माइनस बी बटा में यू, ठीक है। बस यही दोनों में अंतर है और कुछ नहीं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र क्या है, यहाँ तो ऑप्शन नहीं दे रखा हुआ है। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है 1 बटा फोकस, ठीक है, बटा में 1 बटा भी माइनस प्लस में 1 बटा यू, ये हमारा दर्पण सूत्र है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये हमारा दर्पण सूत्र है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है तो किस प्रक्रिया द्वारा प्रदर्शित होता है, परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, वर्ण विक्षेपण द्वारा, प्रकीर्णन द्वारा। हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्रकीर्णन द्वारा, क्या होगा, प्रकीर्णन द्वारा। छितरना, ये फैल जाना, फैलने को लोग प्रकीर्णन कहते हैं। टिंडल प्रभाव में यही चीज होती है, ये फैल जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहते हैं, है ना, कौन से लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस कहने का मतलब है एक जगह आके जमा कर देना। तो ये देखिए, ये उत्तल लेंस का काम क्या है, एक जगह आके जमा करना। उत्तल लेंस का काम है एक जगह आके जमा करना, यहाँ पे आके जमा कर रहा है। तो उत्तल लेंस हमारा क्या होगा, अभिसारी लेंस जो है हमारा वो उत्तल लेंस होगा, यानी बी नंबर आंसर। लेकिन इसी में अगर अगला पूछता कि अभिसारी दर्पण, अगर दर्पण के बारे में पूछता तो दर्पण क्या होता, अवतल दर्पण, क्या होता, अवतल दर्पण। या अवतल दर्पण क्या करते हैं, एक जगह जमा करते हैं सभी को, ठीक है, एक जगह जमा करते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब बनता है, बनाना प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण की बात करी जा रही है, उत्तल दर्पण की बात। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है ये हमेशा आभासी होता है, और हमेशा क्या होगा, आभासी है तो सीधा होगा, क्या होगा, आभासी है तो सीधा होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा आभासी, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और छोटा भी बनता है, छोटा भी बनता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, एक है हमारा सरल माध्यम, सॉरी, एक है हमारा विरल माध्यम जिसमें हवा का घनत्व कम हो, ठीक है, जिसमें हवा का घनत्व कम हो यानी प्रकाश तेजी से चले, ठीक है। और दूसरा है हमारा सघन माध्यम, क्या है, सघन माध्यम, इसमें क्या हो, कणों की संख्या अधिक हो और प्रकाश धीमा चले। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, हाँ, खिलौना में किस सेल का प्रयोग किया जाता है, खिलौना है यहाँ पर, खिलौना में किस सेल का उपयोग किया जाता है। तो खिलौना में शुष्क सेल यानी सूखा सेल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सौर सेल का नहीं, डेनियल सेल का नहीं, ये भी नहीं होगा, सूखा सेल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग खिलौना में। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ये तो परिभाषा है डायरेक्ट, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है AgCl। अब अधिकांश Cl वाले जितने भी यौगिक है अधिकांश कैसे होते हैं, श्वेत होते हैं, कैसे होते हैं, श्वेत। तो सिल्वर क्लोराइड भी क्या होगा हमारा, श्वेत होगा, और ये श्वेत रंग का अवक्षेप है, अवक्षेप गाढ़ा पदार्थ है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे, गाढ़ा पदार्थ। निम्न में से लवण कौन है, तो देखिए जिसमें H है वो अम्ल है, क्या है, वो अम्ल है। जिसमें OH है H+, जिसमें OH- है वो क्षार है। अब जिसमें ना तो H है ना ही तो अम्ल है, जो तो वो क्या होगा, वो लवण होगा, क्या होगा, लवण होगा।
देख लीजिए लवण कौन होगा, ये तो क्षार कहलाएगा, ये अम्ल कहलाएगा, ये क्षार कहलाएगा, ये लवण है हमारा, ना तो H है और ना ही OH माइनस है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तुतिया यानी नीला तोता का अणुसूत्र क्या होता है? तो तुतिया और नीला तोता का अणुसूत्र जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कॉपर सल्फेट 5H2O। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इसको बोलते हैं, पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गंधक, गंधक, गंधक का मतलब होता है सल्फर, क्या? सल्फर, जिसको हम लोग किसे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं, और इसका परमाणु संख्या होता है 16। कितना? 16। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसमें से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसकी चर्चा हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पहले ही शुरुआत से कुछ आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करी थी। ये जो हमारा आंसर होगा वो होगा निमोनिया। क्या होगा? निमोनिया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एड्रोजन क्या है? एड्रोजन क्या है? ऑप्शन है पहला नर हार्मोन, दूसरा ऑप्शन है मादा हार्मोन, तीसरा है पाचक रस, चौथा है एंजाइम। तो जो एंड्रोजन है, एंड्रोजन जो है वो मादा हार्मोन है, ठीक है। पुरुष हार्मोन क्या होता है? पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? रुधिर चाप कौन नियंत्रण करता है इसमें? इसमें से कौन है जो रुधिर चाप को नियंत्रित करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एड्रिनल। एड्रिनल जो है वो रुधिर चाप को नियंत्रित करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एलिंगी पादप का उदाहरण है, इसमें से कौन है जो एक लिंगी है ना, जिसको मतलब ये जरूरी नहीं है कि मधुमक्खी इधर से उधर करे अपने फूले के जो होती है उस तरीके से ये नहीं हो। एक लिंगी में कौन आएगा? देखिए सरसों एक लिंगी नहीं है, अड़हुल भी एक लिंगी नहीं है, मटर भी एक लिंगी नहीं होता, पपीता जो होता है वो एक लिंगी होता है हमारा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय ये है, गर्भाशय ये भी है, डिंबवाहिनी ये भी है, शुक्रवाहिका ये तो नर का है, शुक्राणु से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी वो नर का है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। द्विखंडन होता है किसमें? द्विखंडन होता है, द्विखंडन यानी दो भागों में टूट जाना, बराबर दो भागों में टूट जाना। द्विखंडन किसमें होता है? तो द्विखंडन जो है हमारा वो दोस्तों तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा, देखिए पैरामीशियम में द्विखंडन होता है, सही बात है। अमीबा में भी द्विखंडन होता है, सही बात है। और हमारा जो आंसर होगा इसमें होगा लिमेनिया, लिस्मेनिया। क्या होगा? लिस्मेनिया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है टेस्टोस्टेरोन। देखिए आ गया क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे क्या करा था। टेस्टोस्टेरोन साबित होता है, कहाँ से साबित होता है? तो वृषण से होता है। कहाँ से? वृषण से। और टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये नर हार्मोन है। क्या है? नर हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? नर हार्मोन है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है? मानव मस्तिष्क का जो औसत भार है वो 1.4 kg के आसपास होता है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रिक हीटर में कुंडली बनाने में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर में ऑप्शन है तांबा, लोहा, चांदी, नाइक्रोम। तो विद्युत हीटर में जो कुंडली बनता है वो बनता है नाइक्रोम का। अब नाइक्रोम जो है ये मिश्र धातु है। क्या है ये? मिश्र धातु है। अब मिश्र धातु है तो किनके किनका मिश्रण है? ध्यान रखेंगे। नाई, तो ना से निकेल, आई से आयरन, क्रोस से क्रोमियम और मा से मैग्नीज। तो निकेल, आयरन, कॉपर, मैग्नीज ये क्या है? विद्युत हीटर के प्रयोग में लाए जाने वाले कुंडली के तार हैं, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा को हम लोग क्या नाम देते हैं? 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो मान जो है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, ये वाला हमारा जो होगा वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। आते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे। किलोवाट घंटा एक इकाई है किसकी? तो अभी हम लोग देख रहे थे एक यूनिट में कितना ऊर्जा होता है। तो ऊर्जा एक यूनिट में हम बता दिए 1 किलोवाट पर घंटा भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसी को एक यूनिट कहते हैं। और ये क्या था? ऊर्जा जूल में था। तो ये जो है वो ऊर्जा की शक्ति है, किसकी? ऊर्जा की मात्रक है, सॉरी ये क्या है? ऊर्जा का मात्रक है, 1 किलोवाट पर घंटा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत मापने के लिए
प्रयुक्त होता है। विद्युत फ्यूज क्या मापता है विद्युत धारा का, तो वो ऊष्मीय गति मानता है। विद्युत फ्यूज ज़्यादा उसमें मिलता है वो टूट जाता है, इसी सिद्धांत पर वो काम करता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन है श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, सी में है दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो श्रेणी क्रम यानी इस तरीके से, समांतर क्रम यानी इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा इसमें वो हो जाएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो होता है हमारा, वो मान लीजिए जैसे ये हमारा प्रतिरोध है, तो वोल्ट मीटर को ऐसे साइड से जोड़ा जाता है। ठीक है, ताकि वोल्ट मीटर क्या करता है, दो सिराओं के बीच का विभवांतर नापता है, दो सिराओं को अलग से तोलता है, ये कितना अंतर है। तो हमारा आंसर होगा बी नंबर, समांतर क्रम में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्युत परिपथ में दो बिंदु के बीच विभवांतर मापने वाले क्या प्रयुक्त में लाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा वोल्ट मीटर, हमने बात करा था, आंसर हमारा वोल्ट मीटर होगा विभवांतर नापने के लिए। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जल विद्युत संयंत्र मतलब एक पंखी रहेगा इस तरीके से, जल धारा से बनने वाला, और एक मोटर रहेगा इस तरीके से। तो कह रहा कि ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो देखो ये यांत्रिक ऊर्जा को, है ना, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल रहा है, या फिर ऐसे मान लीजिए ये स्थितिज ऊर्जा है ना, स्थितिज ऊर्जा को किससे बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। हमने आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा यानी डी नंबर ऑप्शन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो विद्युत बल्ब में जो गैस भरी जाती है वो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। निष्क्रिय गैस के रूप में हीलियम भरा जाता है और नाइट्रोजन भी भरा जाता है। नाइट्रोजन भी हमारा क्या है, निष्क्रिय गैस में आती है। आते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक अम्ल क्षार का, इसका अम्ल क्षार के बारे में कौन है जो इसमें प्राकृतिक का सूचक है, मतलब प्रकृति द्वारा बना गया है, कोई हम लोग बना के नहीं लाए हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा हल्दी। हल्दी। ठीक है, आते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि ओएच, ओएच क्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या होता है। ओएच से बनता है एल्कोहल। क्या बनता है, एल्कोहल। तो ये एल्कोहल का है, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, एल्कोहल। आते हैं अगला क्वेश्चन 74 नंबर। कैल्शियम कार्बाइड के जल अपघटन से जल अभिक्रिया के साथ क्या देता है। तो ये देखिए कैल्शियम कार्बाइड, ये है कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, जल अपघटन करेंगे यानी ये करेंगे, और ये करेंगे तो एक तो बनेगा मीथेन CH4, यहाँ 2 से गुना करना होगा, और दूसरा बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड डबल, इस तरीके से। तो हमारा CH4 हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी मेथेन, यानी एल्केन बनेगा, एल्केन। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की कितने परमाणु होती है। तो ओजोन, ओजोन का जो सूत्र होता है वो होता है O3, और O3 यानी एक अणु में 3 ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है। तो कमरे के ताप पे एक ही है, पारा, जिसका संकेत होता है Hg। ठीक है, हाइपर जायरम इसको कहते हैं, यही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है इसमें। सरलतम हाइड्रोकार्बन मतलब सबसे आसान वाला, सब तो एन ही समूह है। सबसे आसान वाला हमारा जो होगा वो हो जाएगा मीथेन। सबसे आसान वाला कौन हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है। क्षारीय यानी धातु के ऑक्साइड, तो कौन धातु के ऑक्साइड है। सल्फर नहीं है, ई नहीं है, फास्फोरस भी नहीं है, धातु के ऑक्साइड डी वाला यानी डी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा NaHCO3 एंड टार्टरिक अम्ल का ये बेकिंग सोडा क्या है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, और ये है शायद लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये समाप्त हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल टू ऑल। अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, और इसी तरह से वीडियो और भी आते रहेंगे, है ना। और आप लोग को अगर तैयारी करना है, चाहे BPSC का भी तैयारी क्यों ना करना हो, BPSC टीचर एग्जाम का भी तैयारी क्यों ना करना हो, क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, ताकि सिलेबस भी हमारा 10 तक का ही है। अब ये 10 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबको धन्यवाद। और आज का क्लास यहीं तक। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब कुछ करेंगे, एकदम फंटास्टिक तरीके से करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।